हैं हमारी मैनेजमेंट टीम और डॉक्टर अनिल केजरीवाल सर। तो सर शुरू करें, मैम आप एक बार इंट्रोडक्शन। नमस्कार। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। वो हम बुला रहे हैं, हम पेशेंट्स को बुला रहे हैं, उनको डिस्काउंटेड ओपीडीज ऑफर कर रहे हैं। ऑब्वियसली और भी जो कुछ हम करना चाहते हैं हेपेटाइटिस क्लिनिक के तहत, वो ओबेसिटी का क्लिनिक हो, IBS का क्लिनिक हो, डिफरेंट क्लिनिक्स है। डॉक्टर पवन राव वो ज़्यादा बताते हैं, पाएंगे आपको। बट ये है हमारा कि हमारा जो गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट है ये पेरिफेरी तक जाना चाहिए। नॉट दैट कि जो गुड़गांव में है वो आ रहे हैं। और अर्ली डिटेक्शन, जो भी कोई भी बीमारी हो, सिंपल सा हेपेटाइटिस A ही क्यों ना हो, लेकिन वो टाइम पर अगर उसका इलाज हो तो पेशेंट सारे बच सकते हैं। वो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है। तो उन पर वो डॉक्टर पवन रावल आज थोड़ा सा बता देंगी कि क्या बीमारियां हो जाती है, कैसे हमको उनका प्रोफिलैक्सिस करना है और क्या ट्रीटमेंट है। मैं डॉक्टर अनिल केजरीवाल हूँ। मैं डेप्टी मेडिकल डायरेक्टर हूँ हॉस्पिटल का एंड इंचार्ज ऑफ द ट्रांसफ्यूजन सेंटर इन ब्लड बैंक। सो बेसिकली जैसे आपको पता है कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। हम किस लिए ये डे को सेलिब्रेट करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हमारे पूरे ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड में है कि जो लोगों को लिवर की तकलीफ होती है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस लाना, ताकि उनको पता रहे कि किस कारण से होती है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि वो इजी काम है और एक बार कोई बीमारी हो जाती है उसका इलाज करना, जैसे हेपेटाइटिस B हो गया या हेपेटाइटिस C हो गया, ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ में आता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। लिवर फेलियर हो सकता है इसमें, और जो लिवर फेलियर हो जाता है कि लिवर का कैंसर हो सकता है हेपेटाइटिस B से। तो ये चीज़ उस स्टेज पे ना जाए कि हमको बाद में पेशेंट को लिवर कैंसर की तरफ जा रहा है या लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है, जिसको हम एंड स्टेज लिवर डिजीज बोलते हैं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और इसी के बारे में, अवेयरनेस के बारे में हम यहाँ पर एकत्रित हुए बात करने के लिए। जहाँ तक इनका टेस्ट का सवाल है, जैसे कि मैं अपने डिपार्टमेंट में हूँ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में, तो यहाँ जो भी ब्लड डोनर्स आते हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उनकी जाँच की जाए, जैसे हेपेटाइटिस B के लिए, हेपेटाइटिस C के लिए। जहाँ तक लिवर का सवाल है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये बीमारी पेशेंट को होती है और वो ये ब्लड डोनर को होती है, वो भूल जाता है कि मेरे को ये कभी बीमारी हुई भी थी कि नहीं, बचपन में हुई होगी, और वो भूल जाता है और लंबे टाइम तक वो चलता रहता है जब तक वो उसका टेस्टिंग ना हो। तो टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, पता करने के लिए कि ये बीमारी है कि नहीं। और उस हालत में टेस्टिंग के भी कई तरीके आ गए हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं बहुत जल्दी पता कर लेते हैं बीमारी के, जिसको हम मॉलिक्यूलर टेस्ट बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग बोलते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, जो हेपेटाइटिस B के बारे में जल्दी पता कर लेते हैं, ताकि जल्दी पता चले बीमारी और उसका जल्दी इलाज हो सके। कई बार जो दूसरे टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसको सीरोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, उसमें टाइम लग सकता है पता करने में, बट ये मॉलिक्यूलर टेस्ट बहुत जल्दी होते हैं। तो हम दोनों किस्म के टेस्ट करते हैं ताकि हम बीमारी के बारे में जल्दी जान सकें और मरीज़ को बता सकें, भाई तुमको आपको ये तकलीफ है, आप ये इलाज कराएंगे तो जैसे हेपेटाइटिस C आजकल ऑलमोस्ट क्योरेबल हो गई है, और हेपेटाइटिस B का भी इलाज हो सकता है, ताकि पेशेंट को आगे लिवर फेलियर तक स्टेज में जाने की जरूरत ना पड़े या लिवर कैंसर तक जाने की ना पड़े। थैंक यू। हेपेटाइटिस B और C की अगर हम संख्या की बात करें, इसको दो में मैं डिवाइड करूंगा। एक वो ग्रुप है जिसमें हेपेटाइटिस B, C इंसिडेंटली डायग्नोस होगा। मान लीजिए वो खून देने चला गया ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में, तो खून चेक हुआ तो उसमें डिटेक्ट हुआ। कोई गर्भवती लेडी है, उसके अंदर गायनी की जब उन्होंने चेकअप हुए उसमें डिटेक्ट हुआ। कोई एक पेशेंट किसी और सर्जरी के लिए गया और उसमें हेपेटाइटिस B, C चेक हुआ। ये एक अलग क्लास है। दूसरी क्लास है जो उसके सिम्टम से लेके आती है, उसके लक्षण को लेके आती है। तो महीने में अगर मैं बात करूं, अगर हम एक महीने में अपनी गैस्ट्रो लिवर की ओपीडी की बात करें तो लगभग 50 से 100 मरीज़ हम लोग इस चीज़ के देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें इस बात की नहीं है कि हम कितने मरीज़ देखते हैं, इम्पोर्टेंस इसकी है कि ये जो पॉपुलेशन के अंदर इतना हमारे पास वॉल्यूम है, पूल है, वो लोग हैं जिनके अंदर लक्षण नहीं है, जो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो वायरस है, उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको आगे बढ़ने से रोकें। एक अच्छा इंतज़ाम जो सरकार द्वारा किया गया, हेपेटाइटिस B का टीका अब नवजात शिशुओं को लगता है। तो ये इस बात की एक अच्छी उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन में शायद इसका इंसिडेंस कम हो।
तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो सरकार ने ऑलरेडी लिया है और इसका टीकाकरण किया जाता है नवजात शिशुओं में। सर ये हेपेटाइटिस बीमारी टोटली है क्या? हेपा जैसे मैंने बताया लीवर टाइटिस मैंने सूजन, तो ये वो बीमारी है जिसके शरीर में आने से कुछ सालों के बाद लीवर में सूजन आएगी, चोट पहुंचेगी, फिर लीवर उस चोट को जब हील करने की कोशिश करेगा तो उसमें स्कार बनेंगे और एक टर्म जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिरोसिस, स्कारड लीवर। तो जो लीवर ऑर्गन स्कार अगर हो जाएगा तो अपने कार्य नहीं कर पाएगा, अपने फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो उससे अल्टीमेटली लीवर के फेल होने का चांस रहता है। सो इसको बोलते हैं सिरोसिस, और अल्टीमेटली जब ये और आगे बढ़ता है तो लीवर फेल होता है। कुछ एक परसेंटेज केसेस में लीवर के कैंसर होने के चांस भी इसमें। कितने टाइप्स में बटी हुई सर बीमारी आपने बताया? तो मुख्यतः दो प्रकार में डिवाइड करिए, एक वो जो दूषित खून से फैलती है या अन्य प्रकार से जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और डी है। दूसरी जो दूषित खाने और दूषित पानी से फैलती हैं हेपेटाइटिस ए और ई है। जो दूषित खाने और दूषित पानी से फैलती हैं वो एक्यूट है, वो आती हैं 90 से 95 से 98% तक ठीक हो जाती है। दूसरी जो दूषित खून से फैलती हैं और इन कारणों से हेपेटाइटिस बी, सी, वो क्रॉनिक माने वो शरीर में बनी रहेंगी और कल को लीवर को खराब कर सकती है। तो किसी सिस्टम क्या क्या जैसे लोगों को पता चले कि ऐसी बीमारी है, उसका सिस्टम जो लोगों को नॉर्मली पता लगता % केसेस में हेपेटाइटिस सी। तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 2 से 3% का वॉल्यूम आप देखें तो करोड़ों में आएगा। तो करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हेपेटाइटिस बी एंड सी से संक्रमित तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं हो तो वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कुछ एक पार्ट हमारी जनसंख्या का वो है जिनके अंदर ये वायरस भी है, वो किसी और को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, इससे बढ़ता है। तो ऐसे केस में अवेयरनेस जरूरी है। इसी जागरूकता के लिए ही इसका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को मनाना का कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि लोगों को पता चले कि उसके बारे में जाने, उन 4-5 कारणों को ध्यान में रखें जिससे वायरस फैल सकती है। हेपेटाइटिस बी का एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छा एक टीका उपलब्ध है। उस टीका अगर आप लेते हैं, टीकाकरण करा लेते हैं, तो काफ़ी अधिक चांसेस हैं कि आप उसको वैसे ही ट्रांसमिशन से रोक पाएंगे। दूसरा, कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ये और ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ऐसे मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है, थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, डायलिसिस के मरीज़ हैं, या ऐसे मरीज़ जिनको बीच बीच में ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है, या ऐसी क्लास ऑफ पेशेंट्स जैसे प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में अगर हम होने वाली माताओं को अगर चेक नहीं करेंगे तो वो बच्चे के अंदर भी ट्रांसमिट कर सकती है। तो ये वो ग्रुप है जिनके अंदर इनको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आम जनता में भी अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बड़े पूल से पीड़ित हैं इस वक्त। 2 से 3 करोड़ जनसंख्या अगर हमारी है, तो इसको आगे इस पूल को ना बढ़ा पाएँ, इसके लिए हमें इंतजाम कर रहे हैं। अब जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हेपेटाइटिस बी एंड सी का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, तो एक ऐसी बीमारी जिसको प्रिवेंट भी करें, अर्ली डिटेक्ट भी करें और ट्रीट भी करें। क्यों? क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो कल को लीवर डैमेज नहीं होगा, लीवर डैमेज नहीं होगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगा। तो 3 तो गोल हैं, एक आप जल्दी डिटेक्ट करें, उसको ट्रीट करें और प्रिवेंट करें। ये तीनों पे काम करना होगा। प्रिवेंशन के तरीके जैसे बताए गए कि जिस रूट से ये वायरस जाती हैं उस पर ध्यान रखें। दूसरा, हेपेटाइटिस बी का एक बहुत ही सुरक्षित टीका है, आम जनता को समझना है और बहुत ही आराम से अवेलेबल है और बहुत महंगा भी नहीं है, उसका प्रयोग करें। सो इन सबों को ध्यान में रख के हेपेटाइटिस बी का जो वॉल्यूम है, जो बर्डन है, जो देश में जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, उसको कम किया जा सकता है और इससे हम बच सकते हैं। आर्टेमिस में गैस्ट्रो और लिवर विभाग का अध्यक्ष हूँ। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। जैसे डॉक्टर खेतरवाल ने बताया, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रिवेंशन और इलाज दोनों संभव है। हेपेटाइटिस को आप 2 में डिवाइड करिए, हपा माने लीवर, टाइटिस माने सूजन। सो कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें लीवर में सूजन आए, उसमें इंजरी हो, उसमें खराबी हो, उसको हेपेटाइटिस बोले। अब लिवर हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। ये लगभग 500 प्रकार के फंक्शन शरीर में करता है और काफ़ी फंक्शन इतने वाइटल्स हैं कि उनके बिना शरीर चलेगा ही नहीं। सो ये उन ऑर्गन्स में है जिसके खराब होने से जीवन का यापन ही संभव नहीं, हम जी नहीं पाएंगे अगर ये पूर्णतः खराब हो गया तो। सो लिवर के खराब होने के मुख्यतः कारणों में शराब है, अत्यधिक शराब का सेवन, मोटापा, वायरल हेपेटाइटिस, वायरल जो एक इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस बी और सी स्पेसिफिकली,
बी और सी क्यों? क्योंकि ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस करती है। कुछ हेपेटाइटिस एक्यूट है, जैसे हम पीलिया जिनको जानते हैं, जो दूषित खाने और दूषित पानी से होता है, वो हेपेटाइटिस ए और ई होती है। वो क्रॉनिक नहीं करती, वो आएंगी ठीक हो जाएंगी। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी एक बार आएंगी तो उसके शरीर में और लीवर में रहने के चांसेस काफ़ी हैं, और लेटर ऑन वो अपने लीवर को ख़राब कर दें उसके भी चांसेस ज़्यादा हैं। अब हेपेटाइटिस बी और सी 4 मुख्यतः कारणों से फैलती है। एक कारण है दूषित खून का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना। मान लीजिए एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो, उसका खून ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए दूसरे व्यक्ति में। इन्फेक्टेड नीडल्स, एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी था, उसमें एक इंजेक्शन यूज़ हुआ और आपने दूसरे व्यक्ति के अंदर यूज़ कर दिया। सेक्सुअल रूप से फैल सकती है, माँ से बच्चे में फैल सकती है। कुछ अन्य कारण जिसमें आप कहीं भी जहाँ एक आदमी की सिक्रीशन या ब्लड दूसरे आदमी के सिक्रीशन या ब्लड के टच में आ जाए। इवन छोटा सा मैं मिसाल दूँ आपको, जो बार्बर्स हैं, सैलून्स हैं, उनके अंदर अगर रेज़र में ब्लेड यूज़ किया, एक को था वो ब्लड उसको आया और वही अगर उसने ब्लेड दूसरे में यूज़ कर दिया, वो भी एक कारणों में से है। आप टैटूइंग कराने जा रहे हैं, वो निडल आपने एक में यूज़ करी, उसको हेपेटाइटिस बी था और दूसरे में यूज़ कर दिया। अब खास बात हेपेटाइटिस बी सी की क्या है कि एक्यूट वायरल नहीं है कि आज आई, सिम्टम दिए और चली गई, नहीं। ये एक बार आपके शरीर में इन 4-5 रूप से कभी भी आएगी तो ये पड़ी रहेगी, सिम्टम नहीं देगी। तो आप एक ऐसी वायरस से पीड़ित हैं जो लक्षण नहीं दे रही, आपके अंदर है, आप इसको दूसरों को भी फैला सकते हो, आपको शायद पता भी नहीं। एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि देश में लगभग 2 से 3% लोगों को हेपेटाइटिस बी है, ऐसा, क्योंकि खून में आपको इसको जांच करना होगा। हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट हर जगह अवेलेबल है, सिंपल है, इजी है, जल्दी इसके रिजल्ट आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या है बीमारी जानलेवा बीमारियों में काउंट की जाए या क्योर परसेंटेज कितना है? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी और सी अगर 100 लोगों के शरीर में किसी भी कारण से प्रवेश करेगी तो लगभग 20 से 25% के अंदर ही लीवर को डैमेज करेगी। उन सभी 20-25% में अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो लेटर स्टेज पे ये जानलेवा भी हो सकती है, जिसमें लीवर को फेल भी हो सकता है और लीवर का कैंसर भी हो सकता है। हाँ, तो इसका क्वेश्चन है, परसेंटेजेस है जिसमें ये होगा। अगर बात करें इंडिया में तो कितने परसेंट अभी तक मॉर्टेलिटी जो है हेपेटाइटिस बी की वजह से कह सकते हैं टोटल पेशेंट्स? हाँ, बहुत कॉमनली हम इसी वजह से इस दिन की जागरूकता के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि हमें हेपेटाइटिस बी सी की जागरूकता क्यों करनी है? 2 वजह से। एक तो ये हेल्थ केयर बर्डन है। आप देखिए, इतना 1 करोड़ अगर जनता इस चीज़ से पीड़ित है, उनमें से 20% पॉपुलेशन को भी लाएंगे तो वो लाखों में आती है। उनमें से बहुत सारे लोग उसकी कॉम्प्लिकेशन से भी पीड़ित होते हैं और वो हर रोज़ हर तीसरे दिन अस्पतालों में भर्ती होते हैं, जान भी जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, उसको जल्दी प्रिवेंट किया जाए, अर्ली डिसीज़ को डिटेक्ट किया जाए और जो लोगों को जागरूक किया जाए कि और लोग इससे पीड़ित ना हो। किसी वजह से अगर 100 लोगों में वायरस आती है तो ये इसको ही डैमेज करती है, लेकिन लीवर का जल्दी होना इसकी कॉम्प्लिकेशन को नहीं होने देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए वायरस की मात्रा जो आपके शरीर में आई है वो बहुत ज़्यादा है या उस वायरस का स्वरूप बहुत अग्रेसिव है तो वो हेल्दी लीवर को बेच सर, जहाँ तक किस एज में देखी है ये बीमारी? किस एज में ज़्यादा बीमारी मिलेगी? हाँ, बहुत अच्छा। वैसे तो ये बीमारी बचपन से लेके बुढ़ापा तक कभी भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो मिडिल एज ग्रुप में आते हैं। 20 से 25 साल के बाद हम इसको देखना शुरू करते हैं। उसका मैं कारण बता भी दूँ। 2 वजह से ये फैलती है, जैसे मैंने बताया, या तो दूषित खून से, दूषित नीडल से, या से माँ से बच्चे को फैलती है। क्योंकि ये बहुत स्लो वायरस है, हिडन वायरस है, असर धीरे धीरे आता है, तो बचपन में इसके कॉन्सिक्वेंसेस कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो उतने साल लेगी डैमेज करने में, मल्टीप्लाई करने में। तो यूजुअली इफेक्ट 20-25 या 35 ईयर के बाद शुरू होता है। डॉक्टर साहब, कितना होता है? अगर हम 100 लोगों की बात करें तो लगभग 3 से 5% तक ये डेथ कर सकती है अल्टीमेटली। डॉक्टर साहब, गुड़गांव के अंदर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो पी रहे हैं डेली या रेगुलर? बिल्कुल, अत्यधिक मात्रा में अगर शराब का हम अगर सेवन करेंगे तो लिवर के 20% से ज़्यादा डैमेज होने के चांस है। सो इसमें कोई दो राय नहीं कि अत्यधिक सेवन शराब का कम करना चाहिए। जिस तरह हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया।
कि जब हम लिवर के बचाव की बात कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं अल्कोहल के बारे में बात करें, क्यों नहीं मोटापे के बारे में बात करें। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितना हेपेटाइटिस बी सी का हेल्थ बर्डन है लीवर के हिसाब से, उतना ही अत्यधिक शराब के सेवन का भी है और उतना मोटापे का भी है। मैं इसमें ऐड करूँगा मोटापा भी उतना ही दुखदाई है लीवर के लिए जितना शराब है और हेपेटाइटिस बी है। यस, इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना चाहिए। मैं डिस्कस कर लूँ। हाँ जी। चूँकि विज्ञान की प्रगति बहुत तेज़ी से हुई है, मेडिकल फील्ड भी इसी तेज़ी से प्रगति पे है। सो गैस्ट्रो और लिवर के विभाग के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें लिवर को, पेट को, आंत को, कुछ बीमारियों को अलग से, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है, तो कुछ सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स आर्टिमिस ने एक स्टेप लिया है, बहुत अच्छा स्टेप आर्टिमिस की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें अलग से एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक चलाया जाए ताकि लिवर के पेशेंट्स, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट, एक टर्म होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जिसमें आंतों में सूजन और अल्सर होते हैं, उनके पेशेंट्स, या मोटापा जो अपने आप में एक बीमारी, उनके पेशेंट को अलग से तवज्जो मिले। सभी जितने भी स्पेशलिटीज़ उससे लिंक्ड हैं, मैं मोटापे की बात करूं तो उसमें मोटापा केवल लीवर का डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, उसमें जनरल फिजिशियन का रोल है, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट का रोल है, डाइट का रोल है, फिजिकल एक्टिविटी का रोल है, काउंसलिंग का रोल है, अगर अत्यधिक मोटापा होता है तो सर्जरी का भी रोल है, डायबिटीज़ के उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है मोटापे के द्वारा जो होंगी, लिवर पे होंगी, शुगर होगी, बीपी होगी, किडनी की दिक्कत होगी, तो उन सभी डॉक्टरों की भी ज़रूरत है। तो हो क्या रहा है कि मोटापा है या अन्य बीमारियां, उन लोगों को सभी डॉक्टर एक स्थान पर मिलते नहीं हैं और वो मिसमैनेज होता है। सो ये सोचा गया कि क्यों नहीं इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड केयर दी जाए और उन्हीं सभी डॉक्टरों के कंसल्ट्स और डिस्कशन एक साथ कराए जाए, तो एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक लॉन्च हो। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के 4 तरह के स्पेशल क्लिनिक लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनको सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक का नाम दिया जाएगा। एक लिवर क्लिनिक है जो डेडिकेटेड लिवर के पेशेंट्स के लिए रहेगा, चाहे वो किन्हीं भी वजह से उसके लिवर में डैमेज हुआ हो। एक कॉन्स्टिपेशन और IBS क्लिनिक है, कब्ज़ का, गैस का प्रॉब्लम बहुत बढ़ता जा रहा है, काफ़ी तो लाइफस्टाइल के हम लोग शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, मोटापा है, अल्कोहल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं, जंक फूड्स हैं, इन सभी की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो एक होलिस्टिक मैनेजमेंट इन चीज़ों की जाए कॉन्स्टिपेशन IBS क्लिनिक में। तीसरा, जैसे मैंने बताया, ओबेसिटी क्लिनिक, मोटापा एक अपने आप में एक हेल्थ केयर बर्डन है, उसको सबों के द्वारा मिलकर एड्रेस किया जाए। और चौथा, एक IBD क्लिनिक, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज क्लिनिक, क्योंकि वो पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉर्ट आउट करना होता है। तो इन चारों सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक का भी लॉन्च आर्टिमिस द्वारा किया जा रहा है, तो उसका भी मैं आज एक ज्ञान सबको देना चाहूँगा। अवेयरनेस कैंप भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज भी इसी का ही एक पार्ट है। आज चूँकि दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज लिवर के बारे में, अल्कोहल के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस है। आगे जैसे जैसे हम लोग क्लिनिक पर लॉन्च करेंगे तो उन डिसीज़ का भी अवेयरनेस ज़रूरी है। और ये इतना अच्छा प्रश्न है क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन है। अगर ट्रीटमेंट की नौबत ना आए तो क्लिनिक ही लॉन्च नहीं करने पड़ेंगे। सो इम्पोर्टेंस है कि उनकी प्रिवेंशन भी उतना ही जोर दिया जाए जितना ट्रीटमेंट पे दे रहे हैं। तो जैसे जैसे ये क्लिनिक लॉन्च होंगे, जितना ट्रीटमेंट पे तवज्जो दिया जाएगा उससे ज़्यादा तवज्जो प्रिवेंशन पे भी दिया जाएगा कि उनसे बचना कैसे है। मोटापे की प्रिवेंशन के का भी तरीके, उनके पर भी डिस्कशन होगा, जनरल अवेयरनेस भी होगी, पॉपुलेशन के अंदर भी इस बात को पहुँचाया जाएगा। यस, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल, जैसा मैडम ने बताया नहीं आ पाते हैं तो हम लोग शुरुआत इसकी यहीं से करेंगे, क्योंकि स्पेशलाइज मैन पावर की ज़रूरत है, तो एकदम से इसको बाहर नहीं ले जा सकते। लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा, इसको पेरिफेरी के एरियाज़ के अंदर भी दिया जाएगा, उनकी भी सहूलियत की जाएगी उसके लिए। सर, आपके हिसाब से क्या लोगों को अपने लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स उन्होंने कर रखे हैं उन्हें ठीक करना चाहिए और किस हद तक करना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए अपने से? बहुत ज़रूरी है। एक इंग्लिश में कहावत है, वी आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ लाइफस्टाइल, और वो सही। नेक्स्ट स्टेज होता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है हेपेटाइटिस बी या सी का, और अगर वो डिले हो जाता है किसी हालत में तो लिवर जैसे बताया फेल हो सकता है। और जब लिवर फेल होता है तो उसका क्या इलाज हो सकता है? लिवर अब जब एक बार फेल हो जाता है तो वो रीजनरेट नहीं कर सकता, मतलब वो ठीक नहीं हो सकता है। तो उस हालत में लिवर का ट्रांसप्लांट होता है, मतलब लिवर बदली करना पड़ता है। हेल्दी डोनर से लेके लिवर का जो खराब लिवर होगा उसको निकालना पड़ता है और हेल्दी वाले डोनर का लिवर लगाना पड़ता है। तो उस स्टेज तक ना पहुँचे, हम यही आपसे मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये अवेयरनेस पहुँचाएँ सब तरफ कि जल्दी आएँ, उसका सेफ वाटर का ध्यान रखें, सेफ फूड का ध्यान रखें, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का ध्यान रखें, सेफ ब्लड का, सेफ प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ सेफ रखेंगे तो हेपेटाइटिस की
उस लेवल तक नहीं पहुंचा। डॉक्टर साहब अगर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है तो लीवर चेंज हो सकता है? हाँ जी, अगर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है तो लीवर चेंज कर सकते हो आप? क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन है तो क्रॉनिक हो जाता है, जो ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अगर लिवर फेल हो गया है या एंड स्टेज पे है, तो उस हालत में ट्रांसप्लांट इज द ओनली आंसर। हो सकता है। तो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है उस हालत में। 1 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर की सूजन। लीवर का डैमेज मुख्यतः 4-5 कारणों से होता है। अत्यधिक शराब के सेवन से, मोटापे से और वायरल हेपेटाइटिस से। वायरल हेपेटाइटिस फर्दर कई प्रकार की हैं, जिसमें से हेपेटाइटिस बी और सी दूषित खून से, इन्फेक्टेड नीडल से, सेक्सुअल रूट से और माँ से बच्चे को फैलती है। हेपेटाइटिस ए, ई दूषित पानी से, दूषित खाने से फैलती है। हेपेटाइटिस ए और ई क्रोनिक नहीं होती, मैंने लंबे टाइम तक नहीं चलती हैं, आती हैं और ठीक हो जाती हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी और सी क्रोनिक लीवर डिसीज़, जिसको हम स्कारिंग कहते हैं लीवर की, उसमें कन्वर्ट हो सकती है। अब स्कारिंग ऑफ लीवर जब हो जाएगा तो लीवर के जो काम है, जो फंक्शन है, वो ख़राब होंगे और एक टर्म जिसको हम बोलते हैं लीवर फेलियर, तो लीवर उसमें जा सकता है और कुछ परसेंट ऑफ केसेस में लीवर का कैंसर भी हो सकता है। तो इस दोनों वजहों से और वायरल हेपेटाइटिस के बचाव की जागरूकता के लिए 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस बारे में पता चले। इन सभी वायरस जो हैं उनसे बचा जा सकता है। जो कारण हमने देखे, जिसका हमने देखा कि किस रूट से ये ट्रांसमिट होती हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। हेपेटाइटिस बी का एक सुरक्षित टीका अवेलेबल है, उसको लिया जाए और अर्ली डिटेक्शन हो बीमारियों का, अर्ली ट्रीटमेंट हो, जिससे कि ये बीमारी अपने क्रोनिक स्टेज में ना जाए और लीवर फेल ना हो। तो इससे काफ़ी हद तक हम हेल्थ केयर बर्डन को कम कर सकते हैं। जो आजकल ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, अत्यधिक शराब के सेवन से भी लगभग वैसा ही डैमेज है जैसा हमने वायरल हेपेटाइटिस में बताया। लगभग 15 से 25% व्यक्ति जो अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, उनके अंदर भी लीवर में डैमेज, स्कारिंग होने का चांस रहता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। सेम तरीके से वायरस जैसा हमने डिस्कस किया, वैसे ही शराब के सेवन से भी लीवर का सिरोसिस लीवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है और इवन मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है उससे, तो इससे बचना चाहिए। यस, हेपेटाइटिस का अगर मैं मोस्ट कॉमन सिम्टम बताऊं तो उसका कोई सिम्टम ही नहीं है। इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस बी और सी आपके शरीर में रहेगी और कोई लक्षण नहीं देगी काफ़ी वर्षों तक। जिन लोगों में इसके सिम्टम आते हैं उसमें कॉमनेस सिम्टम है भूख की कमी, वीकनेस, थकावट, शरीर का दर्द होना, कुछ केसेस में बुखार आना, पीलिया होना। और अगर हम लीवर के डैमेज की बात करें तो उसके लक्षणों की जब डिस्कशन होगा तो उसमें पेट में पानी आना, बेहोशी छाना, खून की उल्टी होना, मतली होना, ये सब मुख्य इनके लक्षण हैं।